नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन साहब लोगों का स्वागत करता हूं रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। सो गाइस, आज का ये जो वीडियो है वो 12th क्लास हिस्ट्री के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास हिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है राजा, किसान और नगर, इस चैप्टर को हम समझने वाले हैं। सो गाइस, मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि जब हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे तो पहला चैप्टर का जो समय काल है वो 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व, और राजा, किसान और नगर जो दूसरा चैप्टर है उसका समय काल है 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा। अब बीच में भारतीय इतिहास में एक वैदिक काल आता है। वैदिक काल को आपके 12th क्लास के हिस्ट्री में नहीं पढ़ाया गया है, नहीं समझाया गया है, तो इसलिए हम उसको नहीं समझेंगे। हम 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के दौरान जो भारतीय इतिहास है उसको इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं। इस चैप्टर को मैं कुल मिला के आप लोगों को 5 पार्ट में समझाने वाला हूँ और आज फर्स्ट पार्ट की वीडियो बनाने जा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट की वीडियो में आप लोगों को जो टॉपिक समझाया जाएगा वो इस प्रकार से है। सबसे पहले हम समझेंगे कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी का जो समय काल है वो भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। उसके बाद हम जानेंगे जेम्स प्रिंसेप के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे महाजनपद की विशेषता, और आखिर में इस वीडियो में आपको समझाया जाएगा कि जो मगध था, मगध सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली क्यों था। ये सारे टॉपिक आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। सो गाइस, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी का जो समय काल है वो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण समय काल क्यों माना जाता है। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि 600 ईसा पूर्व के आसपास ही क्या हुआ, गंगा घाटी के आसपास बहुत सारे नए नगर और राज्य उभर के सामने आए। दूसरा पॉइंट हम बता सकते हैं कि 600 ईसा पूर्व के समय काल से ही लोहे का इस्तेमाल जो हुआ वो सबसे पहले 600 ईसा पूर्व के समय काल में ही हुआ। इससे पहले भारतीय इतिहास में लोहे का इस्तेमाल नहीं होता था। अब लोहे के प्रयोग से क्या था कि नए नए औजार बनाए जा सकते थे, हथियार बनाए जा सकते थे, खेती के नए नए औजार वगैरह बनाए जा सकते थे। इससे क्या हुआ कि बहुत ज्यादा उन्नति प्रगति होने लग गया। इसके अलावा तीसरा पॉइंट हम बता सकते हैं सिक्कों का विकास। देखिए दोस्तों, 600 ईसा पूर्व के काल में ही क्या हुआ, राजाओं ने बहुत सारे अलग अलग सिक्के ढलवाने स्टार्ट कर दिए, सिक्के बनवाने स्टार्ट कर दिए। अब सिक्कों के इस्तेमाल से क्या हुआ कि व्यापार करने में यानी कि वस्तुओं की लेन देन में बहुत ज्यादा आसानी हुई। उसके बाद चौथा पॉइंट बता सकते हैं जैन और बौद्ध धर्म का विकास। देखिए दोस्तों, जैन और बौद्ध धर्म जो है उसका उद्भव भी 600 ईसा पूर्व में ही हुआ था। इसके अलावा पांचवा पॉइंट हम बता सकते हैं जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथों की जो रचना हुई थी वो भी इसी समय काल में हुई थी। और आखिर में हम बता सकते हैं छठा पॉइंट की महाजनपदों का विकास। 16 महाजनपदों का विकास जो हुआ था वो इसी समय काल में हुआ था। महाजनपद एक तरीके से अभी जिस तरीके से हमारा जो देश है वो 28 राज्यों में बटा हुआ है, इसी तरीके से 600 ईसा पूर्व के समय काल में जो पूरा भारत था वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। अगर कुछ हम महाजनपदों की नाम की बात करें तो मगध हो गया, कुरु हो गया, पांचाल, कौशल, गांधार, ये सबसे प्रसिद्ध महाजनपदों में से एक थे। सो गाइस, अब हम बात करते हैं जेम्स प्रिंसेप की। जेम्स प्रिंसेप जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे और इन्होंने भारत के 2 सबसे प्राचीनतम लिपि, ब्राही और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला। दोस्तों, भारत में जो सबसे प्राचीनतम अभिलेख जो लिखवाए गए थे वो अशोक के द्वारा लिखवाए गए थे, और अशोक ने अपने अभिलेखों में ब्राही और खरोष्टी लिपि का ही इस्तेमाल किया था। तो जब जेम्स प्रिंसेप ने 1830 के दशक के आसपास ब्राही और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाल दिया तो भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी हुई। आसानी से हम अभिलेखों को पढ़कर भारतीय इतिहास के बारे में, भारतीय राजाओं के बारे में बहुत सारी जानकारी जुटा सकते। तो जब जेम्स प्रिंसेप ने ब्राही और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाल दिया तो उसने देखा कि बहुत सारे अभिलेखों पे प्रियदसी और देवना प्रिय जैसे शब्द लिखे हुए। दोस्तों, प्रियदसी का मतलब यहाँ पे है सुंदर मुख वाला व्यक्ति, और देवना प्रिय का मतलब है जो देवताओं का प्रिय हो। ये दोनों एक तरीके से ऐसा माना जाता है कि उपाधि ही, और इन उपाधियों का इस्तेमाल अशोक ने किया था अपने लिए। गाइस, अब हम महाजनपद की विशेषता को समझते हैं। महाजनपद को समझने से पहले हम जनपद का मतलब समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, जनपद जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, जन प्लस पद। जन का मतलब यहाँ पे क्या है, लोग, और पद का मतलब है पैर, यानी कि जहां पे लोगों ने पैर रखा और वहां पे बस गए, वहां पे रहना शुरू कर दिया, तो वो हो गया जनपद। और जहां पे बहुत ज्यादा संख्या में लोग रहते हो, जो बहुत दूर तक फैला हो, जिसकी अपनी एक राजधानी हो, जिसका अपना एक राजा हो, वो कहलाता था महाजनपद। और 600 ईसा पूर्व के काल में कितने महाजनपद थे, तो 16 महाजनपदों का विकास 600 ईसा पूर्व के समय काल में भारत में हुआ था। महाजनपद की मुख्य विशेषता की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट बताएंगे राजा और समूह का शासन। देखिए दोस्तों, अधिकांश महाजनपद पे देखा गया कि राजा का शासन होता था, लेकिन कुछ ऐसे राज्य भी थे जहां पे समूह का शासन होता था। जैसे कि हम गण और संघ की बात कर सकते हैं।
गण और संघ पे क्या होता था, समूह का शासन होता था, मतलब समूह बना के, ग्रुप बना के शासन करते थे और उस समूह में जितने व्यक्ति शामिल होते थे उन सभी को राजा कहा जाता था। दूसरा पॉइंट है किलेबंद राजधानी। देखिए दोस्तों, हर एक महाजनपद की अपनी खुद की राजधानी होती थी और राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए चारों तरफ से किले द्वारा घेरा जाता था, मतलब कि राजधानी की किलेबंदी भी की जाती थी। उसके बाद हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरे पॉइंट में हम बात करेंगे शासकों की। देखो, महाजनपद के जो शासक होते थे वो क्षत्रिय वर्ग से आते थे। इन शासकों का काम होता था शिल्पकारों से, व्यापारियों से, किसानों से कर वसूलना। इसके अलावा ये पैसे जुटाने के लिए क्या करते थे, दूसरे राज्यों पे आक्रमण भी करते थे। लूटपाट, मतलब दूसरे राज्यों पे आक्रमण करके वहां के धन को लूटना, ये सब काम महाजनपद के शासक करते थे। लास्ट पॉइंट हम बताएंगे सेना का प्रबंध। देखिए दोस्तों, महाजनपद की सुरक्षा के लिए सेना की जरूरत पड़ती थी। अब अधिकांश महाजनपद में क्या था कि जो सेना का जो गठन होता था वो कृषक वर्ग से होता था, मतलब किसानों को ही कुछ समय में क्या होता था, जब वो खाली रहते थे तो उनका ही प्रयोग सेना में किया जाता था। लेकिन कुछ राजाओं ने, कुछ राज्यों ने अपनी स्थायी सेना भी बना ली थी, जो कि मतलब हमेशा परमानेंट सेना में ही, सिपाही में ही काम करते थे। तो कुछ राज्यों ने अपनी स्थायी सेना का निर्माण भी कर लिया था। ये 4 पॉइंट थे महाजनपद की विशेषता में। सो गाइस, अब हम समझते हैं कि 16 महाजनपदों में मगध जो था वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद क्यों था। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण माने जाते हैं। सबसे पहला कारण है उपजाऊ भूमि। मगध की जो भूमि थी वो बहुत ज्यादा उपजाऊ थी, इस कारण वहां पे खेती बहुत अच्छी होती थी। दूसरा पॉइंट बता सकते हैं लोहे की खदानें। जो मगध का जो क्षेत्र है वो आधुनिक बिहार और झारखंड का इलाका था और यहाँ पे झारखंड जैसे इलाके में क्या है, लोहे की खदानें बहुत ज्यादा है। और लोहे की खदानें ज्यादा होने से क्या था कि सैनिकों के लिए नए नए और आधुनिक हथियार बनाए जा सकते थे। तीसरा पॉइंट बता सकते हैं हाथियों की उपलब्धता। मगध के जंगलों में क्या थे, हाथी उपलब्ध थे। अब सेना में क्या होता था कि हाथियों की उस समय बहुत ज्यादा डिमांड होती थी और मगध के क्षेत्र में हाथियों के उपलब्ध होने से क्या था कि मगध की जो सेना थी वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई थी। चौथा पॉइंट बताएंगे शक्तिशाली राजा। देखिए दोस्तों, मगध के जो शासक थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे। जैसे कि हम यहाँ पे बिंबिसार की बात कर सकते हैं, अजातशत्रु की बात कर सकते हैं, महापद्मानंद की बात कर सकते हैं, या फिर हम धनानंद की बात कर सकते हैं। ये सभी शासक बहुत ज्यादा पावरफुल थे, बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे और इन शासकों की वजह से भी मगध जो था एक शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। इसके अलावा लास्ट पॉइंट हम बताएंगे किलेबंद राजधानी। देखिए दोस्तों, मगध की जो राजधानी थी वो बिल्कुल किलेबंद थी और सुरक्षित थी। जैसे कि मगध की जो पहली राजधानी थी वो राजगीर, या इसको हम राजगाह भी बोलते हैं, जो कि लगभग 400 ईसा पूर्व तक मगध की राजधानी थी। 400 ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को चेंज कर दिया गया था और राजधानी बनाया गया था पाटलिपुत्र को। और ये दोनों ही राजधानी बिल्कुल सुरक्षित थी, किलेबंद राजधानी थी और इस कारण भी मगध एक शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो यार लाइक करो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरे चैनल पे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक